Hello students, I am your host Akshat and I welcome you all to your own YouTube channel Alpha Zone, where we learn, we teach and we grow together. तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर सेट। तो क्लास 11th की शुरुआत अपन सेट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीज़न यही है इसका कि जो कोर मैथ्स होती है अपनी, उसमें भी जो अपना फर्स्ट चैप्टर होता है वो सेट्स ही होता है। और सेट एक बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, और आगे चल के जो चैप्टर आप पढ़ेंगे रिलेशंस फंक्शंस, उसमें सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू कि आज की वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी होने वाली है डेफिनेशन ऑफ अ सेट, कि जो सेट अपन इतनी देर से बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन होती क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे एक सेट रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है। फिर मैथ्स में हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ सेट, कुछ टाइप्स हैं जो अपन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा सबसेट, तो ये टर्म भी आप लोगों के लिए नया ही है। अब इंटरवल, अगर आप सेट अच्छे से नहीं समझे तो इंटरवल एक ऐसा टॉपिक होगा जो समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है आपको। तो इंटरवल समझने के लिए हमें सेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। सो इंटरवल के बाद अपन देखेंगे वेन डायग्राम। ये डायग्राम बेसिकली सेट के ही होने वाले हैं, तो सेट को डायग्राम की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे कि मैथ्स में ऑपरेशंस हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो सब अपन सेट पे करेंगे। तो ये सब होगा हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेट। अब डेफिनेशन ऑफ सेट की अगर मैं बात करूं तो जो किसी भी बुक में आपको डेफिनेशन मिलेगी वो होगी एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन होगी आपकी एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी नोन एज सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अभी आधे से ज्यादा बच्चों को इस वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा वेल डिफाइंड। और अगर ये वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा तो सेट कभी हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए एक बार इस चीज का मतलब समझते हैं। तो डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूं कि बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो भाई मेरे हिसाब से तो सबसे जो नंबर 1 पे आएगा वो आएगा विराट कोहली। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा सचिन। थर्ड पे आ सकता है एबी डिविलियर्स। फोर्थ पे आ सकता है कोई भी ले लीजिए, राहुल द्रविड़। फिफ्थ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए फिफ्थ पे हो सकता है, मान लीजिए आ गया जहीर खान। तो अब यहाँ पे जो मैंने लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स दी है, बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो क्रिकेटर आए हैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हो सकता है कि आधे या आधे से ज्यादा बच्चों का मानना हो कि उनके लिए विराट नहीं, उनके लिए जो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है वो है सचिन। कुछ बेवकूफ बच्चे भी होंगे जो कंपेयर करेंगे एबी डिविलियर्स की जगह आएगा सूर्य कुमार यादव। तो ये सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। बट क्या ये वाली जो डेफिनेशन मैंने दी आपको बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड मतलब किसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। बट यहाँ पे जो मैंने चॉइसेस दी हैं ये तो हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी डेफिनेशन, एक इतने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें अपन किसी भी चीज को कि वो सारे लोगों के लिए सेम होनी चाहिए। जैसे अब इस चीज का अगर मैं एग्जांपल दूं कि टॉप स्कोरर्स, टॉप स्कोरर्स इन क्रिकेट, और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ओडीआई की ही बात कर रहा हूं कि ओडीआई में जिसने सबसे ज्यादा स्कोर करे हैं उनकी लिस्ट, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये जो बीसीसीआई है हमारा, वो आईसीसी जो है हमारा वो करती है। उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रहता है कि किस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए हैं, तो उसके हिसाब से एक लिस्ट वहां पे जारी की जाती है। तो उस तरीके की लिस्ट मेरे लिए भी वो सेम होगी, जो नंबर 1 पे होगा वही मुझे मानना पड़ेगा।
मेरी पर्सनल प्रेफरेंस मैं वहां पे नहीं रख सकता। सो इस तरीके के जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, सेट। अब सेट डिफाइन हो गया, इसका यूज मैथ्स में क्या है? मैथ्स में अपन बहुत तरीके के जो सेट हैं वो यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट मैंने बनाया जो एन से ज्यादातर बुक्स में डिनोट करा जाता है, इस नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया भाई? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2 3 देन चलते जाते हैं टिल इंफिनिटी। क्या ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट, ये केवल मेरे अकॉर्डिंग ये सेट बनेगा या सबके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है? ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दूसरा बच्चा है वो कहेगा कि नहीं सर इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें -1 भी आ सकता है। ये एलिमेंट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको सेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करें नोटेशन की, तो नोटेशन किस तरीके से सेट रिप्रेजेंट होता है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता क्या है? चलिए एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपन सेट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके लिए मैंने जो यहाँ पे नोटेशन दी है आपको वो n दे दी। तो ये किस तरीके से डिफाइन करूंगा मैं? ये जो मैंने ओपन में लिख दिया है, अपन सेट को कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। सेट के लिए हम यूज करते हैं ये करली ब्रैकेट्स। यहाँ पे अब जो पहला एलिमेंट है मेरा वो है 1, देन 2, देन 3, देन सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसको बंद कर देंगे अपन इस तरीके के करली ब्रैकेट्स में। तो ये अब हमारा बन जाता है एक सेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेट। अब अपन चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि एक जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर बात करूं मैं दोनों फॉर्म्स की, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था नेचुरल नंबर्स का। अब मैथ्स में और भी कई तरीके के सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ले रहा हूं यहाँ पे, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। तो ये एक मैंने सेट मान लिया जो इवन नंबर्स का एक सेट है जो आ रहा है 1 से 10 के बीच में। तो अब इसको किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा? तो मान लेते हैं कि ये वाला सेट है हमारे पास, एक सेट P मान रहा हूं मैं। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ सकते हैं? 1 से 10 के बीच में इवन नंबर्स, तो बात करें तो सबसे पहला नंबर आएगा हमारे पास 2, फिर आएगा 4, देन 6, देन 8, फिर 10 आएगा क्या? 10 नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में केवल ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सेट कर दूंगा क्लोज। तो ये जो सेट है इसमें मैंने हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली लिखा है। इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की उसको हम बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरी फॉर्म है वो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में? यहाँ पे हमने हर एलिमेंट इंडिविजुअली लिखा, बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक कमांड दे देंगे और वो सेट अपने आप बनता चला जाएगा। अब जैसा कि इसका नाम ही है सेट बिल्डर फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म है जो अपने आप ही सेट को बनाने वाली है। तो ये क्या होगा अगर मैं यही सेम सेट लूं कि 1 से 10 के बीच में इवन नंबर्स, यहाँ पे मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ इस सेट को, मान लीजिए। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा 2 4 6 8, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक्स। अपन ने एक एलिमेंट मान लिया एक्स। अब सच दैट, ये बेटा जो मैंने लगाया है कॉलन, इसका मतलब क्या है? सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स जो है इज इवन। एक तो मैंने कमांड दे दी ये कि x जो है वो इवन होने वाला है, एंड ये x किन दो नंबर्स के बीच में है? 1 एंड 10 के बीच में। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 से तो जो है x बड़ा होगा और x छोटा होगा हमारे 10 से। लिख सकते हैं ना? तो अब यहाँ पर क्या मैंने करा है, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को मैंने इंडिविजुअली नहीं लिखा। मैंने जस्ट यहाँ पर एक कमांड दे दी कि मेरा जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है मेरे पास x।
अब ये x क्या होगा, x एक इवन नंबर होगा जो 1 से 10 के बीच में होगा। तो हुआ क्या ये बेसिकली, अब अगर मैं इसको नॉर्मल अपने राइटिंग में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहला एलिमेंट ऐसा जो इवन हो और 1 से 10 के बीच में आ रहा हो वो आएगा हमारे पास 2, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर ये बंद हो जाएगा अपने आप। तो बेसिकली बात दोनों में सेम ही गई थी मैंने, बट यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल लिखने पड़े थे और इस केस में मैंने केवल एक कमांड दे दी और सेट अपने आप बनता चला गया। तो अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई जब रोस्टर फॉर्म इतना इजीली हम लिख सकते हैं तो इतने नाटक करने ही क्यों हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर तो हमने एक छोटा सा सेट लिया था 1 से 10 के बीच में। अगर मैं यही सेट आपको बोल देता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 1 लाख, तो अब आप लोग क्या करते, क्या हर एक नंबर इंडिविजुअली लिखते तो आपका ये वाला पेज तो बहुत कम पड़ता। तो अब अगर मैं बोलता कि नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 1 लाख, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कितना इजी है। देखिए इसको अपन मान लेते हैं सेट को Q और वापस से भाई हमारा एलिमेंट होने वाला है X। अब कंडीशन हमें क्या देनी है, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज द साइन ऑफ नेचुरल नंबर एंड X की वैल्यू किन दो के बीच में होने वाली है, 1 से तो बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर जो हमारा एलिमेंट है X, और ये जो है ये 1 लाख से छोटा होना चाहिए। अब बिना किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी और ऑटोमेटिकली मेरा एक सेट तैयार हो गया। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी सेट बिल्डर फॉर्म की। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, सो टाइप्स ऑफ सेट में बेसिकली हमारे पास होने वाला है एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है एम्प्टी, खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं नेचुरल नंबर बिटवीन, आई नो बेटा बहुत ज्यादा नेचुरल नंबर्स का मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेचर से बहुत ही जुड़ा हुआ बंदा हूँ। तो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, अब मैंने यहाँ पे एक कमांड दे दी कि नेचुरल नंबर का मुझे सेट बनाना है बिटवीन 1 एंड 2। तो बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब हो गया 1 और 2 तो इंक्लूड है नहीं, तो क्या इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर दूसरा आ सकता है। भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि 1 और 2 के बीच में मुझे एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो इस केस में एक ऐसा सेट बन गया बेटा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट होता है या तो फाई से, ये फाई, ये आपने कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, हो सकता है फिजिक्स में यूज करा हो, वैसे तो अप्लाइड में आपके पास फिजिक्स होगी नहीं, बट आपने कहीं सुना हो तो इट्स ओके, अदरवाइज आप याद कर लीजिए दिस इज फाई। या अपन बात करें तो इस करली ब्रेसेस से, कि यहाँ पे अपन ने दो करली ब्रेसेस बना दिए और बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये हमें शो कर रहे हैं, अपन ये शो कर पा रहे हैं कि ये जो सेट है वो कैसा है, खाली है, एम्प्टी। दूसरा जो टाइप ऑफ सेट है वो है हमारे पास सिंगलटन सेट। इसका भी थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन मींस एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो केवल। अब इसकी अगर अपन बात करें तो सिंगलटन एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 1, एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, सिंगल एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 13। तो ये सारे एलिमेंट एक सिंगल, ये सारे सेट ही एक सिंगल एलिमेंट कैरी कर रहे हैं, तो ये सारे ही हमारे एग्जांपल हो जाएंगे बेटा किसके, सिंगलटन सेट के। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। अब ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट ये वाली चीजें बहुत ही सिंपल हैं, जैसे नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा। फाइनाइट सेट मतलब अगर मैं एक सेट स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 ऐसे चलते चलते चला गया है मान लीजिए 1000 तक, तो क्या ये वाला सेट एक पॉइंट पे जाके रुक गया या वो कंटिन्यू ही चलता जा रहा है, रुक गया 1000 पे रुक गया, मान लीजिए 1 लाख पे रुक जाता या 10 करोड़ पे रुक जाता। एक पर्टिकुलर नंबर पे आके अगर कोई सेट रुक रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं बेटा फाइनाइट सेट। और वहीं अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सेट की, तो कौन से एग्जांपल है हमारे पास, नेचुरल नंबर, क्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 देन चलते चलते कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी।
ऐसे ही मैथ्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जेड इंटीजर अगर अपन लेते हैं तो इंटीजर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, चलते हैं जीरो तक आते हैं, फिर चलते जाते हैं और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। इस तरीके से वो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो उनको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे थोड़े से जो नाम है वो आपको समझने जरूरी हैं। दो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बेटा, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। मान लीजिए दो सेट में ले रहा हूँ, एक है ए जिसके अंदर एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 2 3 4, क्लियर। बी एक मैं सेट ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट में ले रहा हूं 3 4 5 6, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो ए है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। सेम अगर मैं बात करूं बी की तो उसमें भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो ए और बी दो सेट हैं ये दोनों कैसे हैं बेटा, इक्विवेलेंट सेट। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ये कैसे हैं, इक्वल। अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, यहाँ पे अपन बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट इज सेड टू बी नोन एज कार्डिनल नंबर। इट्स कार्डिनल नंबर। ए का कार्डिनल नंबर कितना है बेटा, 4। बी का भी कार्डिनल नंबर कितना है, 4। तो ए और बी कैसे हो गए बेटा, इक्विवेलेंट सेट। अब वहीं अगर अपन बात करें इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट क्या होगा, ए मान लीजिए मेरे पास होता 1 2 3 और 4। सेम अगर मेरे पास एक और सेट होता बी जिसके अंदर भी एलिमेंट होते 1 2 3 4, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए और बी, देखिए सारे एलिमेंट नंबर तो सेम है ही, उसके साथ साथ एलिमेंट भी एकदम एक्यूरेट सेम है। 1 2 3 4 दोनों में ही सेम एलिमेंट है। तो इस तरीके के जो सेट होते हैं बेटा उनको बोला जाता है इक्वल सेट। एकदम इक्वल है ये, इनमें ना तो वैल्यू चेंज है ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज है। तो इस तरीके के सेट होते हैं हमारे इक्वल सेट। तो आई होप आपको इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। सबसेट क्या होता है, तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैंने जो चीज लिखी है सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इस पे भी अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज सबसेट। तो हर बार की तरह वही घिसा पिटा एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट का, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ सेट और लिख रहा हूं। ये एग्जांपल बेटा बहुत ध्यान से सुनना आप सब। 3 4 5 6, इसके बाद एक और मैं सेट लिख रहा हूं 9 10 11 12। एक मैं सेट लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 टिल 10। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है एलिमेंट्स सेट्स लिख दिए। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बी जो सेट है 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 6 सारे एलिमेंट मुझे ए में दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये जो मैंने ये सी सा बनाया बेटा ये एक्चुअली साइन होता है हमारा सबसेट का। तो अगर किसी भी एलिमेंट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो वो वाला सेट इस वाले सेट का क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट। तो सब मतलब उसी का पार्ट आप कह सकते हैं। तो बी इज अ पार्ट ऑफ ए हियर, राइट। अब अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में एलिमेंट क्या क्या है बेटा, 9 10 11 और 12। बट ए की अगर मैं बात कर रहा था तो उसमें 1 से 2 3 4 लेके कहां तक एलिमेंट थे, 10 तक। तो क्या ये 11 और 12 ए में है,
नहीं है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं दैट सी इज नॉट अ सबसेट। जैसे कि ये सबसेट का साइन था, वैसे ही यहाँ पे नॉट सबसेट, जैसे इक्वल्स टू ये होता है और इक्वल नॉट इक्वल्स टू अपन काट देते हैं, वैसे ही सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और दिया है बेटा डी का। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 10 तक ही यहाँ पर भी एलिमेंट है और 10 तक ही यहाँ पर भी एलिमेंट है। तो ये तो क्या कहते हैं, ये दोनों सेट तो सबसेट होने चाहिए एक दूसरे के, क्योंकि आप ही ने बोला था कि जो इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, तो बिल्कुल मिल रहे हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे कहूंगा बिल्कुल डी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन अब यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू जैसा क्या लगा दिया बेटा, ये एक लाइन सी क्या लगा दी मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है इज अ सबसेट दैट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। मतलब यहाँ पे जो डी है वो हाँ सबसेट तो है ए का, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपर इससे छोटा है वो सेट। मतलब हो सकता है कि ये डी ए के बराबर भी हो। जैसे अपन कई बार लगाते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये जो लाइन आती है ये होती है इक्वल्स टू की। तो यहाँ पे जो मैंने साइन बनाया है दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। बट यहाँ पर जो मैंने ऊपर साइन बनाया था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था बी जो है वो ए का सबसेट है, वो ए के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ए से कहीं ना कहीं कम ही एलिमेंट होंगे बी में। बट यहाँ पे अपन कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड अ प्रॉपर सबसेट। आई होप ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंटरवल्स। अब यहाँ पे एकदम से थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपन, और थोड़ा जो चैप्टर अपना क्रिकेटर और उनके अराउंड घूम रहा था उससे लेके अपन वापस आते हैं नंबर लाइन पे। जैसा कि हमारा जो ज्योमेट्री है वो पूरा नंबर लाइन पे ही बेस्ड है, तो एक बार वापस से अपन नंबर लाइन में घुसेंगे। यहाँ पे बात होगी बेटा इंटरवल्स की। इंटरवल समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इंटरवल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फंक्शन ले लीजिए, चाहे आप वो रिलेशन ले लीजिए, उन सब में इंटरवल बड़े काम आएंगे आपके। सो अब अगर अपन बात करें ओपन इंटरवल की, ये बेसिकली जो है ये आपके टाइप्स ऑफ इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, लेफ्ट और राइट। तो उससे पहले एक बेसिक डेफिनेशन अपन इंटरवल की समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे होता 0, यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। तो अब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना बेटा इंटरवल्स पे। यहाँ पे मैं दो नंबर, कोई सा भी दो नंबर ले लूं, जैसे मान लीजिए 0 और 1 की ही मैं बात कर लूं, तो आई होप 11th क्लास के बच्चे को ये तो पता ही होना चाहिए कि 0 से 1 तक इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिल सकते हैं एक नंबर लाइन पे, राइट। तो अगर मुझे दिखाना हो कि यहाँ से 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर हैं इनफाइनाइट है वैसे तो, बट जितने भी नंबर हैं अगर उनको मुझे दिखाना हो एक ग्रुप के फॉर्म में, एक आप कह सकते हैं सेट के फॉर्म में, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, वहां पर मैं यूज करता हूं इंटरवल्स का। इंटरवल्स का कैसे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 की बात कर रहे हैं और 1 की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0,1। क्लियर। अब 0,1 का मतलब क्या हो गया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, और मैंने लगा दिए यहाँ पर दो ये नॉर्मल ब्रैकेट्स। ठीक है, दो ब्रैकेट के अंदर मैंने ये फर्स्ट टर्म और ये जो दूसरा हमें एंड वाला टर्म चाहिए नंबर, उन नंबर्स को लिखा और दोनों के आसपास में लगा दिया मैंने नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीज क्या डिनोट कर रहा है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेटा इंटरवल। ये शो कर रहा है कि इस पूरे सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे, इस पूरे सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे, वो नंबर आएंगे जो 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। इस लाइन पे जो इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास, वो उनका अपन ने एक सेट बना दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल अपन ने पढ़ लिया जिसमें अपन ने ये नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा दिए। अब अगर बात करें अपन क्लोज इंटरवल की, सो व्हाट आर क्लोज इंटरवल। सेम एग्जांपल मैं वापस लेता हूं यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब अगर मैं बात करूं 0 और 1 की ही बात करूं, पर मैं आपसे बोलूं कि भाई
यहाँ पर जो था वहां पे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था और 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा सेट बना के दो मुझे जिसमें मैं 0 भी इंक्लूड कर सकूं और 1, मुझे इन दोनों की भी जरूरत है, तो उसके लिए भी एक सेट होना चाहिए हमारे पास। तो उस केस में अपन यूज करेंगे बेटा ये वाले हमारे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ पे लिखा मैंने 1। अब नंबर तो हमारे वही हैं 0,1, बट डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आ गया बेटा ब्रैकेट्स में। जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, तो इसमें अब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0 और 1 जो इन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं ये भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे इतना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये वाली चीज अब आप मुझे कमेंट करके बताइए और समझाइए कि अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज समझ में आया तो सेमी ओपन ऑन लेफ्ट, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0,1। इससे मेरा क्या मतलब है कि 0 में तो मैंने नॉर्मल ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो इसका क्या मतलब बन रहा है? और वही अगर मैं लिख देता इसको 0,1, तो सॉरी ये, तो अब इन दोनों का मतलब आप मुझे समझाएंगे, सेमी ओपन लेफ्ट एंड राइट। तो हमने सेट पढ़ लिया, हमने इंटरवल्स पढ़ लिया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस पूरे चैप्टर का आता है वो आता है वेन डायग्राम। अब मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को? क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने में आता है बेटा। अब वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम कुछ नहीं है, ये बेसिकली हम डायग्राम ही बनाएंगे जो अपन ने सेट पढ़ा उसका। किस तरीके से होगा वो यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल से समझाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 सेट में यहाँ पे लेता ए, इसमें एलिमेंट अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं अपन इस वाले केस की। एक मैं सेट लेता बी, उसके अंदर एलिमेंट होते मेरे पास 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला जो सर्कल है इसको मैं एक सेट मान रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि ब्रैकेट्स में आता है, ये तो कर्ली ब्रैकेट्स है नहीं, ये तो आपने सर्कल बना दिया। थोड़ी देर बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ये वाला जो मेरा ब्रैकेट है इसको मैं मान रहा हूँ, सर्कल है इसको ए मान लिया। ये वाला जो है इसको मैं लिया मैंने सेट बी। तो अगर मैं बात करूं 1 और 2, ये तो एलिमेंट है मेरे ए के, और अगर मैं बात करूं 6 और 7 तो ये एलिमेंट है मेरे बी के। पर यहाँ पे कुछ एलिमेंट है मेरे पास 3 4 5, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में ही आ रहे हैं, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाला सर्कल, तो ये एक ऐसा सेट बना रहा हूं मैं जिसमें आ रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5। वहीं अगर मैं बात करूं ये ग्रीन वाले सर्कल की, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 4 5 6 7। तो इन दोनों को मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। दो सेट आ गए मेरे पास, उसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट भी दिख रहे हैं, कुछ जो दोनों के पास अलग अलग हैं। तो क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं ये दूसरे वाले वेन डायग्राम की, तो अ, वैसे तो मैं होमवर्क में देता, बट स्टिल ये अपन वापस से मानते हैं, मान लीजिए P और इस छोटे वाले को मान लेते हैं Q। अब यहाँ पे एग्जांपल जो मैं देने वाला हूँ वो देखिए 1 2 3 4 5, और Q जो है वो क्या है बेटा 2,3, ठीक है। तो अब क्या, किस तरीके का ये डायग्राम बनेगा? P एक बहुत बड़ा सेट है, Q एक थोड़ा छोटा सेट है। Q के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 है और 3 है बस। बट ये जो P है इसके अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर्स थे, तो 1 4 5 मैंने लिख दिए हैं। बन गया एक वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में अपन ने दिखा दिया कि हाँ दो सेट हमारे पास थे। P एक बड़ा सेट था जिसमें 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स थे, Q एक उसी के अंदर एक छोटा सा सेट था जो था 2,3। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको पिछले वाले टॉपिक समझ में आए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये डायग्राम कहीं ना कहीं हमने बनाया है सबसेट का। तो ये दिखा क्या रहा है बेटा, ये शो कर रहा है दैट Q इज अ सबसेट ऑफ P, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P, इजंट इट? तो इस तरीके से हम सबसेट को वेन डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। अब बात करें इन दोनों सेट्स की, तो यहाँ पे क्या नाम लें, मान लीजिए S और T ले लेते हैं। दिस
blue one will be S and this green one will be T. S के अंदर हम एलिमेंट कौन से लें? मान लीजिए A, B, C और यहाँ पे मैंने ले लिए E, F, G। तो सबको ही दिख रहा होगा दैट ABC एंड हियर वी हैव E, F, G। इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों के जो सेट हैं वो दूर दूर बने, कुछ भी पार्ट हमारे पास कॉमन नहीं आया। तो जितने भी हमने सेट अभी तक पढ़े उन सबको हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेन डायग्राम के बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अब क्योंकि हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया है तो बात करते हैं अपन ऑपरेशंस ऑन सेट की। सेट के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि अपन मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, वैसे ही सेट में भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन से। अब ये यूनियन क्या होता है? अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट तो फिर भी थोड़ा कम यूज होता है, अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आता है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर पाएंगे। यूनियन की अगर अपन बात करें तो फिर से वही बात कि दो सेट है हमारे पास, क्लियरली अब तो देख पा रहे होंगे आप, ए एंड बी। तो ए और बी दो सेट हमने ले रखे हैं, यूनियन होता है, मैंने ए सेट माना, मान लीजिए 1,2,3,4, राइट। इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा जो है ऊपर ही लिखता हूं ताकि क्लियर हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा दो सेट, ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, बी है हमारे पास 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये यूनियन क्या होता है? यूनियन कुछ इस तरीके से होता है, रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको एक यू वाले साइन से, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी भी एक सेट ही होता है। अब कैसा सेट होता है? ए यूनियन बी बेसिकली वो सेट है जो ए के और बी के सारे एलिमेंट को एक जगह लाके रखते हैं। मतलब मान लीजिए ए सेट था हमारे पास 1 से लेके 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, राइट। उसके बाद जो बी है उसके पास था 4 से लेके 7, बट ये 4 और 5 तो हमने ऑलरेडी लिख दिए। तो एक सेट में कभी भी एक जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता। तो 4, 5 हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट हमने और जोड़ दिए, 6 और 7। अब यहाँ पर बेसिकली जितने भी एलिमेंट थे ए में और बी में उन सबको मिला के हमने एक सेट में डाल दिया। इस सेट को हम बोलते हैं बेटा ए यूनियन बी। इसका डायग्राम क्या होता है? यहाँ पे ए बनाया, यहाँ पे बी बनाया, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो उनके यूनिक एलिमेंट्स हो, सबका हमने जो सेट बना दिया, दैट इज सेट टू बी नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट। वहीं अगर अपन बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसा यूनियन हमारा रिप्रेजेंट होता है यू से, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट होता है इसी के उल्टे साइन से। दिस इज इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? अभी हमने यूनियन में लिखे थे जितने भी एलिमेंट थे, बट इंटरसेक्शन में अपन बात करते हैं बेटा केवल इस पोर्शन की। अब ये पोर्शन क्या होता है बेटा? वो पोर्शन जो दोनों सेट में कॉमन आ रहा हो। मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं? तो अगर अपन बात करें 4, 5 यहाँ भी है, 4, 5 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल आएंगे 4, 5। तो डिफरेंस समझ में आया यूनियन में और इंटरसेक्शन में? डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है जो अपन एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए जो मैं अगली वीडियो में थोड़े से थ्योरम्स हैं सेट से रिलेटेड, वो आपको समझाऊंगा, उसमें अपन बात करेंगे डिफरेंस की और कॉम्प्लीमेंट की। तो आज की वीडियो यहीं पे अपन खत्म करते हैं। तो छोटा सा एक क्विक रिवीजन जरूर करना चाहिए अपन को, ताकि अपन को थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहे कि अपन ने पढ़ा क्या क्या था। तो स्टार्ट अपन ने करा था विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ी थी हमने सेट की कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नोन एज सेट। उसके बाद अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट, 8 टाइप्स ऑफ सेट अपन ने टोटल डिस्कस करे। उसके बाद अपन ने बात करी बेटा इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं? नंबर लाइन पे अपन ने देखा किस तरीके से हम क्लोज और ओपन इंटरवल्स
बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आया बेटा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। और एट लास्ट वी हैड डिस्कस सम ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास सेट में, वो डिस्कस करें। तो आई होप आपको ये पांचों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप किसी और चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चों को कौन सी वाली वीडियो की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन।